कि रियल लाइफ में हर इंसान 1, 2 या 3 तरीके से अमीर होता है। हम सोचते हैं अच्छा उसने ट्रेडिंग से कमाया, कल से मैं भी ट्रेडिंग, उसने बिटकॉइन से कमाया, कल मैं भी बिटकॉइन। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी ब्रॉड। अगर यूथ ये सोचता है फुल टाइम जॉब नहीं करेंगे, 9 to 7 जॉब नहीं करेंगे और हम वो छोड़ के ट्रेडिंग से कमाएंगे, तो होने वाला नहीं है इन लॉन्ग रन। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि वी अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट इज फॉर यू टू इन्वेस्ट मनी व्हाट यू हैव सेव्ड। अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो इंसान को तो सबसे ज्यादा अवेयर होना चाहिए कि इससे बुरा कुछ नहीं है। लेकिन भारत में उसका उल्टा हो रहा है, यू बाय अ स्टॉक एट 500 और वो 2 साल 400 रुपए रह ले। ठीक है, पीपल अंडरस्टैंड। आपका 500 वाला स्टॉक 50 रुपए नहीं होना चाहिए। बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो हम एक बाद के लिए, एक बड़े अमाउंट के लिए ही करते हैं ज्यादातर। हाँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई एक पर्टिकुलर गोल के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके जैसे एक जनरल गोल क्या होते हैं कि आपको घर चाहिए, घर के लिए, हायर एजुकेशन हो, कार खरीदने के लिए, लेकिन वंस ऑल दोज गोल्स आर डन, जो मेरे मोस्टली डन है, तो नेक्स्ट गोल आपका होता है वेल्थ क्रिएशन, कि मेरे पास मेरी सेविंग्स बढ़ती रहे, मैं हमेशा मेरा पैसा मुझे और अमीर बनाता रहे। तो माय इन्वेस्टिंग गोल इज कि मेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ बढ़ती रहे। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर कि मुझे यहाँ हॉलीडे पे जाना है या मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, वैसा कोई पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक गोल नहीं है। बट social media, if you see, most of the influencers are on the other side. उनके खर्चे बहुत हैं। हाँ, आप उनका हो सकता है कि उनका लाइफस्टाइल, जी, उन्हें खुद को मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। कई बार छोटे शहर में रह के ये देखने को नहीं मिलता। मैं एक अवार्ड शो में जा रहा था गोवा में, एंड फॉर दैट रीजन दैट वॉज माई लास्ट अवार्ड शो। उसके बाद मैं कोई भी अवार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। तो 1.5 साल पहले की बात है। वी वर गोइंग टू गोवा, तो मेरी फ्लाइट रायपुर मुंबई गोवा थी। तब रायपुर से गोवा डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, तो हम मुंबई में आया। फिर मुंबई से, क्योंकि वो एक बहुत सारी क्रिएटर की गैदरिंग थी, कुछ 100-200 क्रिएटर्स, तो मुंबई से उस फ्लाइट में काफ़ी क्रिएटर्स उसी फ्लाइट से जा रहे थे। तो मैं आयल सीट में था, बीच वाली सीट खाली थी। उस विंडो के पास में एक लड़की बैठी हुई थी। मुझे पता नहीं था कि वो हमारे साथ ही उसी इवेंट के लिए है। तो थोड़ी देर हम बैठे हुए थे, फिर एक लड़की और You didn't recognize her? हाँ, मैं नहीं जानता था। हाँ. तो एक फिर कोई और एंटर हुई, कोई इन्फ्लुएंसर ही थी, तो वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। दैट इज हाउ आई रियलाइज कि ओके, सब हम आधे सेम इवेंट पे ही जा रहे हैं। तो देयर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वाज, मेरे बाजू में ही थे और वो मेरे पीछे आके बैठी, तो आई कुड हियर क्लियरली दे सेड कि यार ये ऑर्गेनाइजर्स कैसे कर रहे हैं, सो अपसेट, हमारे लिए इन्होंने इकोनॉमी क्लास टिकट की है। आई नेवर ट्रेवल इकोनॉमी क्लास, एंड आई रियलाइज्ड कि दे मस्ट बी वेरी यंग, 20-22 साल, 24 साल, हाँ, वेरी यंग, एंड दे आर अकस्टम्ड कि जहां उनको इकोनॉमी क्लास फ्लाइट में भी कंफर्टेबल नहीं लगता। एंड नो वंडर फिर एट देयर मेंटल स्टेट, अगर दे नीड, उनके लिए बेसिक्स का लेवल इज सो हाई, देन दैट्स गोइंग टू गिव यू स्ट्रेस फॉर लाइफ कि मेरे खर्चे ये हैं, मुझे कहीं भी जाना है तो बिजनेस क्लास चाहिए। अब जैसे रायपुर से देयर इज नो बिजनेस क्लास फ्लाइट, तो मैं एक बार बैठा हूँ लाइफ में बिजनेस क्लास जब होती थी, और इकोनॉमी क्लास भर गया था तो उन्होंने मुझे फ्री अपग्रेड दे दिया था। लेकिन टू नो कि 20-22 साल के लोगों को, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल दे आर, उन्हें आदत है, उनके लिए नेसेसिटी इज बिजनेस क्लास, देन दे विल नीड टू वरी कि 15 साल बाद मेरी सेविंग्स कितनी होंगी जब मेरा इन्फ्लुएंसर करियर खत्म हो जाएगा। राइट, देन दे विल बी इन स्ट्रेस। सो यू बिलीव कि इन्फ्लुएंसर करियर इज नॉट फॉर द लाइफ टाइम एंड इट्स फॉर अ स्मॉल स्पैन? देखो, इसका ना बहुत क्लियर आंसर किसी के पास है नहीं, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लुएंसर कल्चर शुरू ही 7-8 साल 10 साल पहले हुआ है। हाँ. तो बट एकदम से भरमार है। हाँ, लेकिन कितना लंबा है ये पता नहीं है, क्योंकि फील्ड ही नहीं है। हैविंग सेड दैट, some fields are more susceptible to having a shorter career. जैसे जो लाइफ में होता है, स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टर मॉडल की शेल्फ लाइफ थोड़ी छोटी होती है rather than a business person. Right. It's the same with influencer, I think. जैसे अगर आप ऐसी कैटेगरी सर्व कर रहे हो जो यंग जनरेशन के लिए है, तो से ब्यूटी हो सकता है, कॉस्मेटिक्स हो सकता है, टेक हो सकता है, जहां यू आर टेलिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स, या यू योरसेल्फ आर अ पर्सन, आप एक्टर हो, तो एक्टर को देखने ही या सुनने ही इंसान जा रहा है। तो आप बहुत अच्छे एक्टर हो तो आपको 50 के बाद कैरेक्टर रोल्स मिलने लग जाएंगे, अदरवाइज यू आर गॉन। तो कई इन्फ्लुएंसर डोमेन्स ऐसे हैं जिसमें शेल्फ लाइफ इज शॉर्टर। बाकियों का मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को ही 10 साल हुए, लेकिन आई अज्यूम कि कोई जैसे लॉयर है कोई और आके वो बता रहा है केसेस के बारे में या लॉ के बारे में, आई डोंट थिंक उसमें शेल्फ लाइफ छोटी होनी चाहिए बाय डेफिनेशन। राइट। लेकिन
कोई मोबाइल रिव्यूअर है, टेक रिव्यूअर है, या कोई फैशन रिव्यूअर है, शायद उसमें शेल्फ लाइफ छोटी हो, बट अंदाजा है, आई कुड बी रॉन्ग। अनदर क्वेश्चन, बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सिंस दे आर सो इंस्पायर्ड बाय द सोशल मीडिया एंड ट्रेडिंग, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, जितने भी ये पूरा सोशल मीडिया पे पूरा स्टॉक मार्केट का जो दुकान भरमार लगी हुई है, होलसेल मार्केट, थोड़ी टिप यहाँ से ले ली, थोड़ी टिप यहाँ से ले ली, क्रिप्टो की भी खूब टिप्स मिल रही हैं। मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन टुडे दे आर लीविंग देयर जॉब्स एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रेडिंग। इट्स रियली सैड, आई थिंक इट्स You must have seen the numbers itself कि retail investors की तादाद कितनी बढ़ गई है, मतलब look at the numbers. You know, as long as retail investors बढ़े, I don't have a problem, but in disguise of retail investors, ये जो तादाद बढ़ रही है, ये बहुत ज़्यादा young speculators हैं। और वो F&O वाले accounts भी हैं, you must have seen. क्रिप्टो वाले, yeah. betting, fantasy gaming वाले। yeah. अगर मैं आपको एक बहुत interesting example दूँ, तो आप ये सोचिए, IPL में आजकल सबसे ज़्यादा ads आते हैं ब्रोकिंग के, स्टॉक ब्रोकिंग के और फैंटेसी गेमिंग के, ये दो कैटेगरी के। यानी आप ये सोचो, ये लोग जो ऐड चला रहे हैं आईपीएल में करोड़ों की रिसर्च करके, तो ये एडवर्टाइजर्स हैव फिगर्ड इट आउट कि ये टारगेट ऑडियंस सेम है। एंड ये कितनी बड़ी विडंबना है कि बेटिंग करने वाले और इन्वेस्टिंग करने वाले वही सेम लोग हैं, और दोनों आपको आईपीएल की ऑडियंस में मिलेंगे। यानी आज की यंग जनरेशन के लिए फैंटेसी, बेटिंग एंड इन्वेस्टिंग इज इंटरचेंजेबल, ये दोनों उनके लिए सेम चीजें हैं। तो ऐसे में क्विक मनी एंड सुबह आईपीएल, शाम को आईपीएल, यही है। एंड दिस टू माय माइंड इज रियली स्कैरी कि द डिफॉल्ट इन्वेस्टर, अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो इंसान को तो सबसे ज्यादा अवेयर होना चाहिए कि इससे बुरा कुछ नहीं है। लेकिन भारत में उसका उल्टा हो रहा है कि ये दोनों एक ही लोग हैं और इनको पता ही नहीं है कि ये कब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कब गैम्बलिंग कर रहे हैं। वो इतना मिक्स हो गया है कि उसको अलग उनका दिमाग कर ही नहीं पा रहा है। सो दिस इज स्कैरी। This is scary. You also talk a lot about diversification of funds. You also talk about the safety of funds. Correct. Would you like to suggest our viewers why diversification और safety funds, emergency funds के ऊपर भी, मतलब जो हमारा पर्सनल फाइनेंस है, लेट्स जस्ट से फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में पिछले 8-10 साल के अंदर काफ़ी बढ़ गई है, थैंक्स टू अगेन सोशल मीडिया। बट अभी भी इफ़ यू लुक अराउंड, मतलब मैं अगर अपने ऑफिस में भी पूछूंगी तो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। पीपल एज यंग एज 25, 28, पीपल हु आर वर्किंग फॉर मोर देन 4-5 years, उनको इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। करेक्ट। आई थिंक मुझे नहीं पता है लिटरेसी बढ़ी है कि नहीं, आई एम नॉट सो श्योर। इज दैट फाइनेंस हैज बिकम कूल, मनी हाँ, तो क्योंकि कूल हो गया है इसलिए हम बेसिक टर्म्स जानते हैं। हमें अब क्रिप्टो पता है, पहले लोगों को शेयर पता ही नहीं होता था, अब शेयर पता है, लेकिन उसके आगे का फिर सेकंड लेवल नहीं पता है। वी जस्ट नो, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट और वी डोंट अंडरस्टैंड इट। तो अब जैसे मैं डाइवर्सिफिकेशन से शुरू करूं तो द बेसिक प्रीमाइस इज कि जब आपको करियर में ये बोला जाता है कि आप एक चीज पे फोकस करो, आपको बिजनेस में ये बोला जाता है कि एक बिजनेस पे फोकस करो। वी आर ऑलवेज टॉट टू फोकस ऑन वन थिंग इन रियल लाइफ। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि द कंपनी, अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो आई नो एवरीथिंग अबाउट माई बिजनेस, तो आई कैन फोकस, बिकॉज मुझे पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे बिजनेस के बारे में मैं जानता हूँ और मैं खुद को झूठ नहीं बोलूंगा अबाउट माई बिजनेस। मैं खुद से नंबर्स नहीं छुपा सकता, मैं खुद से सेल्स प्रॉफिट नहीं छुपा सकता। लेकिन when I'm investing in stocks, a lot of things I don't know, जो म्यूचुअल फंड वालों को पता है, जो उसके बाद शायद जर्नलिस्ट को पता है, उसके बाद एम्प्लॉइज को पता है, उसके बाद मिडिल लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता है। तो आई नो द लीस्ट अबाउट दैट कंपनी, तो आई एम एट अ डिसएडवांटेज। बहुत इन्फॉर्मेशन असिमेट्री है, इन्फॉर्मेशन मिसमैच है। तो और ऐसे में फिर जब इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता होती और बाकियों को पता होती है तो लोग ज़्यादा फायदा उठा लेते हैं, मैं नहीं उठा पाता हूँ। लोगों के साथ स्कैम होता है, जैसे जो सत्यम केस में हुआ, रॉन्ग नंबर्स ऑडिट भी हो गए, पब्लिश भी हो गए। तो इस सब से बचने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं कंपनीज को डाउट करूं कि ये झूठ बोला तो मैं इसको क्यों विश्वास करूं। और इससे बचने के लिए आई बेट ऑन नॉट वन बट मेनी कंपनीज, कि एक दो चोर भी निकले तो माई मनी विल स्टिल बी सेफ, इसलिए आई डाइवर्सिफाई। आप कंपनी की स्क्रूटनीज करते हो, कंपनी के ऊपर रिसर्च करते हो। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी है, आप तो कंपनीज की स्क्रूटनी करते हैं, यू एनालाइज द, कोई ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स काफ़ी चलते हैं, यू नो पीपल एक्चुअली इन्वेस्ट, बट यू फाउंड समथिंग सस्पिशियस गोइंग ऑन। करेक्ट।
होता होगा बहुत एक जो मेरे होता रहता है, बट एक जो मेरे दिमाग में अभी एक किस्सा आ रहा है वेयर वी क्लियरली फाउंड एंड अवॉइडेड अ डिजास्टर वाज अ कंपनी। आज से ना 4-5 साल पहले ये जॉकी पेज इंडस्ट्रीज बहुत हाइप रहता था इसका, तो वी और हमसे मिस हो गया था, और शेयर भी काफी महंगा था, बहुत महंगा था, बहुत अच्छा बढ़ गया था, हमसे मिस हो गया। हम तब ढूंढ नहीं पाए थे इसको, और जब तक हमारी नजर में आया महंगा हो गया था, सो वी मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। बट वी लाइक्ड द कैटेगरी कि इंडिया में स्पोर्ट्स वेयर इनर वेयर मार्केट अब प्रीमियम हो रहा है, आप दुकान से जाके कुछ भी नहीं खरीदोगे, यू आर बिकमिंग ब्रांड कॉन्शियस इस कैटेगरी में भी। तो वी वर लुकिंग कि ये प्रीमियम लग्जरी इनर वेयर कैटेगरी में हमको कोई और ऑल्टरनेटिव मिल जाए जो हमारे लिए नेक्स्ट पेज वाला काम करे, राइट। तो वी वर लुकिंग फॉर कॉम्पिटिटर्स तब। तो मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स तो अब भूल गया, लेकिन वन दैट वी थॉट वाज इंटरेस्टिंग वाज अ कंपनी कॉल्ड लवेबल लॉन्जरे, एंड वो भी प्रीमियम कैटेगरीज में थी। हम लोग मॉल्स वगैरह में देखते थे, उनका स्टोर इन स्टोर होता था, एंड उस समय इट वाज एग्रेसिव, एडवर्टाइजमेंट्स चल रहा था, प्रोडक्ट्स वर प्रीमियम, सो वी वर लुकिंग, हम लोग रिसर्च उस पर कर रहे थे, एंड देन वी फाउंड वन स्मॉल रेड फ्लैग। उसमें क्या हो रहा था कि देयर सेल्स वर डबलिंग इन द मार्च क्वार्टर, जैन फेब मार्च में उनकी बाकी क्वार्टर से सेल्स डबल हो रही थी, और अप्रैल में जून में सेल्स बाकी क्वार्टर से हाफ हो जा रही थी। सो देयर बेस क्वार्टर वाज जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये बेस था। पहले क्वार्टर में उससे हाफ होती थी, लास्ट क्वार्टर में उससे डबल होती थी। And then we compared that with other companies. We compared that with Jockey, we compared with उस समय जो और peers थे 4-5 साल पहले, एक आशापुरा इंटीमेट फैशन था, we compared it with that, and we found कि किसी और कंपनी में ये नहीं हो रहा है, ये इसी में हो रहा है। So then we went one step ahead, और जो डीलर्स थे जो स्टॉक करते थे, we talked to them, and we figured out कि most cases में, अब वो खुल के तो बात नहीं थी, लेकिन हमारा assumption बात करके ये हुआ कि ये कंपनी क्योंकि लिस्टेड है, शेयर प्राइस दे वांट कि शेयर प्राइस अच्छा हो, सो दिस इज आवर अजम्पशन, नॉट एन एलिगेशन, बट व्हाई वी रिजेक्टेड, बिकॉज वी अज्यूम्ड कि ये कंपनी चैनल स्टफिंग कर रही है। सो बिकॉज 31 मार्च इज ईयर एंडिंग, आपकी एनुअल रिपोर्ट उस डे के बेसिस पे आएगी, दे मे बी आस्किंग देयर डीलर्स कि यार अभी तो माल रख लो, बिलिंग कर देते हैं, माल नहीं बिकेगा तो अगले महीने रिटर्न कर देना, देखा जाएगा, अगले महीने देखा जाएगा। सो शायद ऐसा हो रहा है कि मार्च क्वार्टर में ओवर बिलिंग हो रही है और अप्रैल में रिफंड्स हो रहे हैं, और इस कारण वी स्टॉप्ड बाइंग दैट कंपनी व्हेन इट वाज समवेयर अराउंड 250 रुपए का शेयर, हाँ 250 रुपए के आसपास। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ? आई थिंक इट वेंट डाउन टू 40, 50, 60 रुपीज, कुछ ऐसा, एंड वी वुड हैव एंटर्ड एट 240। सो बहुत ही नुकसान हो जाता हमारा भी, क्लाइंट्स का भी, वी वुड हैव एंटर्ड। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, फ्यू अलग-अलग रीजंस होते हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं, यू लुक एट फ्यूचर रिटेल, बिग बाजार, व्हाट हैपेंड, एंड देन यस बैंक, मतलब दे वेरियस। यस बैंक में, इनफैक्ट यस बैंक में वी वर ट्रैप्ड, यू वर ट्रैप्ड, आई एम स्टिल ट्रैप्ड। I mean everyone is still trapped. हमने तो फिर लॉस बुक ही किया, तो नहीं, मैंने लॉस बुक नहीं करा। ओके मैं लॉस बुक नहीं करती। नाइस। मुझे ऐसा लगता है जब तक बुक ना करो तब तक लॉस थोड़ी ना है। एक्चुअली आई एग्री विद दिस। सो इट वाज अ, हालांकि आप बुक करो ना करो, वी एक्सेप्ट कि उसमें घुसना बहुत बड़ा मिस्टेक था हमारा, वी गॉट ग्रीडी कि टर्न अराउंड हो गया तो थिंग्स लाइक दैट, सो आई एक्सेप्ट। ये गलतियां होती रहती है, आई थिंक उसके बाद से नहीं हुई हैं, वी आर वेरी केयरफुल कि ब्लंडर्स ना हो। आप सी क्लाइंट्स और आप खुद भी यू आर रेडी टू फॉरगिव योरसेल्फ, यू बाय अ स्टॉक एट 500 और वो 2 साल 400 रुपए रह ले, ठीक है, पीपल अंडरस्टैंड। आपका 500 वाला स्टॉक 50 रुपए नहीं होना चाहिए, यू किल पीपल देन। सो व्हाट आर योर स्टिल व्यूज ऑन दीस स्टॉक? वी आर, आई थिंक उसके बाद से वी हैव, एंड वी रियलाइज्ड आवर बायर्स, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, कि वी रियलाइज्ड कि चलो लवेबल तो वी मिस्ड, लेकिन हम इतना क्लोज भी क्यों पहुंचे कि हम उसको क्लोजली एनालाइज किए। जैसे आफ्टर दीज 2 इंसिडेंट्स जो आपने फ्यूचर ग्रुप की कंपनी बताया, वी वर नेवर इवन क्लोज टू लुकिंग एट इट, सो आई लव दैट। मेरे को तो ये बुरा लगता है कि अगर मैं कोई कंपनी एनालाइज करने तक भी पहुंचा और वो खराब कर रही है, तो मैं पहुंचा भी कैसे उसको एनालाइज करने तक? वो तो ऐसे ही बाहर हो जानी चाहिए थी प्री एनालिसिस में। बट देन इट्स फॉर द इंफॉर्मेशन, लोगों को बचाने के लिए। नहीं, आई एम सेइंग हम तो बचाने के लिए एनालाइज करना शुरू नहीं किए थे ना, हम तो इन्वेस्ट कराने के लिए एनालाइज करना शुरू किए थे।
या तो आप वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पर्पस से घुसो, Yeah. यू नो दैट द कंपनी इज बैड एंड यू वांट टू ब्रिंग इट आउट, जो अदानी के केस में हिडनबर्ग ने किया, व्हाटएवर देयर पर्पस वाज डिफरेंट. हम कंपनीज एनालाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पीपल इन्वेस्ट. तो हमारे तो एनालिसिस स्टेज में भी बुरी कंपनी नहीं आनी चाहिए. So what Hindenburg did to Adani was I think, you know, it's not a matter of right or wrong. Yeah. इसमें कुछ है नहीं. They believe in something. They have certain claims, assertions. उन्होंने वो रिपोर्ट में लिखा और वो मार्केट के सामने ले आया. अब there are two things. आप अदानी सही है कि हिडनबर्ग सही है, it's not for us to decide. वो कोर्ट डिसाइड करे. मार्केट को उसके बेसिस पे जो डिसाइड करना है वो मार्केट करे. बट आई थिंक इन अ फ्री डेमोक्रेसी everyone has a right of opinion on everyone. So हिडनबर्ग ने क्या किया, कुछ एविडेंसेस लाए और उसकी एक रिपोर्ट बना के लोगों के सामने रख दिया. अगर वो एविडेंस गैदर करने का तरीका इलीगल था, मान लीजिए, आई डोंट नो कैसे वो एविडेंसेस आए, लेकिन अगर इलीगल फोन टेपिंग हुई या कुछ भी इस तरह की केस हुई, देन दे वर रॉन्ग एंड अदानी हैज they can go to the court and take action against them. But as long as they were rightful in the way they investigated, they were within the journalistic boundaries और opinion लाके रख दिया, I think nothing wrong in it. Everyone can do that about. लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं. लेकिन इस पे मैं ये Blessing in disguise होता है. करेक्ट. लेकिन इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पैसा तो दोनों तरीके से बनता है. मान लीजिए हिडनबर्ग ये रिपोर्ट लाता कि इन कारणों से अदानी बहुत अच्छा है, तो भी पैसा बनना था. Yeah. वो बोल रहा है बुरा है, तो भी पैसा बनना था. तो हर न्यूज चैनल, मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स, एवरीवन हैज ओपिनियंस ऑन एवरीथिंग दैट्स ट्रेडिंग, एवरीथिंग. वो गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, हमारा हर चीज पे ओपिनियन होता है. हर ओपिनियन पे मार्केट ऊपर नीचे नहीं होता. उस रिपोर्ट, हिडनबर्ग को तो हम जानते भी नहीं थे, इंडिया में शायद कोई भी ना जानता हो, लेकिन उस रिपोर्ट को इतना सीरियसली लिया गया और उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ. अगर एक रिपोर्ट से इतना होना होता तो हम और आप भी जो रोज बोल रहे हैं उससे होना होता. Right. सो प्रोबेबली मार्केट थॉट समथिंग अबाउट दैट रिपोर्ट. अब पैसा तो हर रिपोर्ट के बेसिस पे बनने को बन सकता है. सो आई थिंक ये सब आई एम नॉट वरीड अबाउट. व्हाट आई एम वरीड अबाउट एज अ रिसर्च हाउस इज दैट हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि वी डोंट ट्राई टू बी हीरोज. जैसे इन आवर अर्लियर स्टेजेस वी वर ट्राइंग टू बी हीरोज, कि हमसे पेज मिस हुआ ना, चलो हमारे क्लाइंट्स को एक नया पेज दिलाते हैं. हम लवेबल तक पहुंचे ही उस हीरो बनने के चक्कर में. Yeah. येस बैंक में भी यही हीरो बनना था कि यार HDFC कोटक रिकमेंड करेंगे ना, बड़ा पैसा नहीं बनेगा. एक बीट एंड डाउन स्टॉक उठाते हैं जो अगर चल गया ना तो हमारी ऑडियंस, हमारे क्लाइंट्स विल फील ग्रेट. Yeah. तब से वी हैव शिफ्टेड इट कि प्रांजल, योर जॉब एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, हम सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, आवर जॉब, फर्स्ट जॉब इज टू कीप क्लाइंट्स मनी सेफ. सेकेंड जॉब इज टू डिफीट इन्फ्लेशन. थर्ड जॉब is to try and defeat the market. आपको 50%, 30%, 40% के लिए एम करना ही नहीं है, because if you aim for that you will do blunders for your clients. So जब से ये mental thought process बदला. So what is your aim for your clients? 50, 40, 20, 30 नहीं करना तो क्या एम करना है? It's never a fixed number now. It's But at least इससे कम तो नहीं करना. What is it? इससे कम वाला number? ऐसा कुछ भी नहीं है. I think हमारा एम अब ये है कि हमको मार्केट से 2-3% का अल्फा जनरेट कर सकता है, अगर हो सके तो. सो आई थिंक इट्स दैट. इट्स नॉट कि अगर मार्केट इज -10, वी आर हैप्पी -7. सो इट्स दैट. आप मार्केट, ताकि आपकी फीस जस्टिफाई हो जाए, क्योंकि आप एक फीस भी लोगे, इंडेक्स फंड फीस नहीं लेगा, आप उससे ज्यादा लोगे. सो आई थिंक बस वो हो जाए ओवर द लॉन्ग रन. वो भी आपको एक साल आप मार्केट से 10% ऊपर हो गए तो खुश नहीं होना है, एक साल में आप मार्केट से 10% नीचे हो गए तो निराश नहीं होना है. सेकेंडली, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको राइट माइंडसेट ऑफ क्लाइंट्स लेने. कई बार क्या होता है, आप सेल्स के चक्कर में आप कैसे भी क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर देते हो, फिर वो क्लाइंट आपसे गलत चीज करवाता है. बिकॉज आपने क्लाइंट तो ले लिया, आपने एक साल नंबर्स भी दिखा दिए, और आपने उस बढ़ती हुई सेल्स के नाम पे नया ऑफिस खरीद लिया, नया फर्नीचर खरीद लिया, नए लोगों को हायर कर दिया. नाउ यू कांट गो बैक, योर एक्सपेंसेस आर 3x. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट्स ऐसे लो जो आपसे गलत काम ना करवाएं, जो हर 3 महीने में आपको फोन करके ना बोले इस क्वार्टर मजा नहीं आया. सो आई थिंक वी देन बिकेम वेरी केयरफुल कि हमने हमारा पेमेंट गेटवे हटाया. अब हमको अगर कोई क्लाइंट हमारा, अब कोई हमारा क्लाइंट बनना चाहता है, पहले क्या होता था, आप हमारी वेबसाइट में आओ, पेमेंट करो, यू आर आवर क्लाइंट. नाउ वी कांट से कि हमको नहीं करना है या आप रिफंड करो, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. अब हमने ये बोल दिया, आप हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो, आप हमको ईमेल करो.
फिर हमारा जो रिलेशनशिप मैनेजर है विल टॉक टू द पर्सन, और हमारा महीने का कोटा है, हम इतने ही क्लाइंट लेंगे, हम उससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते. सो आई थिंक उस केस में अपने आप नॉन इंटरेस्टेड क्लाइंट्स आर फिल्टर्ड आउट. जिसको महीने का रिटर्न चाहिए वो वैसे ही चला जाता है, क्योंकि महीने भर बाद तो हम उसको कॉल करते हैं, तो वो वैसे ही चला जाता है. एंड देन इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ क्लाइंट्स हु नो कि मेरे को 2 साल में ये लोग पैसा कमा के देने ही नहीं वाले, और ना हम आपको लेंगे, तो आई थिंक बिजनेस बिकम्स इजी एंड योर माइंडसेट कि हमको हीरो नहीं बनना है. These two things changed a lot of things for us. So as an expert, clients भी of course आपके इतने सारे हैं, and there comes a special responsibility on yourself as well. Do you have any favorite sectors कि ये वाले sectors में अपने clients को recommend करते हैं, हम लोग करते हैं, या इन sectors के अंदर हम deep dive करते हैं? We have seen these sectors performing over the years. Correct. मतलब सबके अपने अपने बिल्कुल lovable sectors होते हैं. Correct. I think we start with favoritism कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, but over the years you mature into the fact कि it's not about what is your favorite, it's about what's your competency, what can you do. So मुझे हो सकता है कि मुझे फुटबॉल पसंद है या मुझे बास्केटबॉल पसंद है, लेकिन मैं 7 फीट का नहीं हूँ, तो you also have to look into कि okay ये 4 इंटरेस्ट हैं और ये 2 में आई एम कॉम्पिटेंट टू डू, तो यू फोकस ऑन दैट. सो आई थिंक वी हैव मूव्ड फ्रॉम सेइंग ये मेरे फेवरेट्स हैं टू नाउ रियलाइजिंग हमारी कॉम्पिटेंसी किस में, हमारी टीम किस तरह के स्टॉक्स पिक कर सकती है, तो वो किस में है. सो नाउ इट्स मोस्टली अबाउट कंज्यूमेबल्स कि इट कुड बी शूज, क्लोथ्स, कार्स, एसीज, वाइट गुड्स, कंज्यूमर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोर ऑन द कंज्यूमर साइड, B2C तरह की कंपनियां, स्टार्टअप्स, वी आर अ स्टार्टअप, हम इंक्यूबेटेड हैं, हम उस सेक्टर में रहते हैं. आई थिंक इट्स स्टार्टअप्स, B2C, कंज्यूमेबल्स, वाइट गुड्स, एंड बिकॉज ऑफ द वर्च्यू की वी वर्क क्लोजली विद ब्रोकर्स, एडवाइजर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डिपॉजिटरीज, स्टॉक एक्सचेंज, तो एंड मतलब नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस वाली जो कंपनियां हैं फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट सेक्टर. So we made a lot of money in CDSL, in Bombay Stock Exchange. We keep analyzing brokers, we keep analyzing कोई ऐसा fintech जो इस sector में innovative काम कर रहा है. So I think it's finance minus banking, minus loans. We don't understand credit in banking. So we don't have a banking stock, we don't track them a lot, we don't like that. But mostly it's consumables, startups and finance sectors minus banking. We stick. We've never invested in power engineering company because हमारी टीम में कोई इंजीनियर नहीं है. So हमको कोई बोले कि ये कंपनी है जो इस ऑटोमोबाइल के लिए LED बनाती है, इसको ये एडवांटेज है, ये सोलर पैनल में ये डिफरेंस है, इसके ग्लास में ये डिफरेंस है, हमारे सर के ऊपर से जाता है. तो जैसे अगर ट्रेंड आते हैं, कई बार क्या होता है, वेव्स आती हैं सेक्टर्स की, we miss them and we don't care. We miss them. We know ये ना, and this is again a very लाइफ से निकला हुआ मेंटल मॉडल कि आप हर इंसान जिंदगी जैसे I'll give you an example. For example, if the government is doing a lot in power sector, solar आ रहा है, hydro आ रहा है, then people all of a sudden people start getting into PSU stocks, power stocks. Correct. अब गवर्नमेंट ने मान लीजिए एग्रीकल्चर में कुछ नई पॉलिसी निकाली है, तो सबके सब एग्रीटेक स्टॉक्स के पीछे भागने लगते हैं. पेट्रोल का दाम ऊपर नीचे हो गया, सब ने OMC भर लिए हैं. करेक्ट. 100 शेयर सब OMC भर के बैठ गए. करेक्ट. डू यू आल्सो फॉल इन दैट बात? नॉट एट ऑल. क्योंकि हम तो जब तक वो न्यूज़ पढ़ते हैं तो 1 हफ्ता हो चुका रहता है वैसे भी. एंड आई थिंक यहाँ हमें एक ये समझना है कि 90% पीपल मेक लॉसेज, ये डेटा है. सो एनीवेज I have to do what 90% people are not doing. And I never have to do what 90% people are doing. और 90% लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है उस तरफ पैसा लगाने लगते हैं. तो बाय डेफिनेशन जब मुझे पता है कि मेजॉरिटी लॉस में है, तो जो मेजॉरिटी कर रही है मैं वो क्यों करूं, तो वी लेट इट पास. और दूसरा इसमें ये होता है कि वी हैव टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट अस एंड अबाउट आवर कैपेबिलिटीज कि हमको नहीं समझता. कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं who are designed in a way कि वो पावर सेक्टर हमसे अच्छे से समझेंगी, वो सोलर हमसे अच्छे से समझेंगी, हम नहीं समझ पाएंगे. हमें ये भरोसा है कि जूता बाटा का बिकने वाला है कि मेट्रो का हम समझ सकते हैं, हम मार्केट से बेटर समझ सकते हैं, तो हम वहीं पैसा कमाते हैं ना. एक्सपर्टीज. हाँ, एक्सपर्टीज की बात है. और एक हम्बल होके एक्सेप्ट करने की बात है कि रियल लाइफ में हर इंसान 1, 2 या 3 तरीके से अमीर होता है. और अगर आई एम अ बिजनेसमैन तो मैं कभी विराट कोहली कितना कमा रहा है सोच के नहीं बोलूंगा कल से मैं भी क्रिकेट खेलूंगा. हमें पता है वो अपनी एक्सपर्टीज का कमा रहा है. और या फिर
ऋतिक रोशन को फिल्म का कितना मिला तो कल से मैं एक्टिंग करूंगा, नहीं, वी डोंट गेट जेलस एंड वी डोंट वांट टू डू इट। सिर्फ एक स्टॉक मार्केट ऐसा डोमेन है कि कोई कैसा भी पैसा कमाए, हम सोचते हैं अच्छा उसने ट्रेडिंग से कमाया, कल से मैं भी ट्रेडिंग, उसने बिटकॉइन से कमाया, कल मैं भी बिटकॉइन। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी ब्रॉड, यू हैव टू चूज कि आप कहाँ एक्सपर्ट और स्पेशलाइज करते हो और आप वहां से पैसा कमा के दो। सो वी स्टिक टू दीज 2-3 सेक्टर्स, हम हिलते ही नहीं है। इंडिया ग्रो कर रहा है, another 10 years, people say another 10-20 years would be of India's golden periods. Do you also believe in? I love my nation. As a nationalist and as a patriotic person, I would like to believe it. And I think कि हाँ कर रहा है। मैंने मेरे बचपन से, मेरे पास इसके लिए कोई डेटा, कोई रैशनल लॉजिक नहीं, looking around yourself, जो रोड है, ये है, ट्रेन्स है, टनल, स्टेशंस है, बेसिक, तो उसमें ग्रोथ दिखती है। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि यस, एंड व्हाई नॉट। हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड लार्ज नंबर ऑफ यूथ है, तो अगर आपकी हेल्दी एजुकेटेड यंग पॉपुलेशन है तो यू आर डिजाइन टू ग्रो, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ एबल वर्किंग क्लास which can add value and which are not just cheap labors but which can actually add value. हाँ, skilled. तो वो है हमारे पास। Now we have a base level of infrastructure कि फॉरेन का पैसा आने लगे। We have reduced terrorism और blast और इस तरह की चीजें जो फॉरेन पैसे को आने से डर लगाती हैं कि नहीं स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। सो ऑल वो फैक्टर्स जो एक देश को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है वो है। तो आई थिंक इट शुड एंड आई वांटेड टू ग्रो। मुझे भी यहीं रहना है, मेरे को कहीं बाहर जाना नहीं है। सो आई वांटेड टू ग्रो, बट माय इन्वेस्टिंग डजंट डिपेंड ऑन कि कौन सा सेक्टर, ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। इंडिया को जैसे ग्रो करना है करेगा, मार्केट को जितना बढ़ना है बढ़ेगा। दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल। आई वरी अबाउट माई कंट्रोलेबल्स कि मेरे को क्या करना है रिगार्डलेस ऑफ की दुनिया में क्या हो रहा है। सब कह रहे हैं सेंसेक्स ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है, ऑल टाइम हाई। दिस इज द न्यू वर्ड दैट इज ऑलवेज ट्रेंडिंग। द सेम क्वेश्चन, मतलब ये बहुत बार लोगों ने पूछा होगा, 75,000 तो हम टच कर गए, आने वाले टाइम में वेयर डू यू सी दिस गोइंग? I think I don't get in the near future. I don't get excited by these numbers, क्योंकि अगर जैसा मुझे याद है 2007-8 में सेंसेक्स ने शायद 25-26 हज़ार टच किया था। तो 2007 से आज हम यहाँ पहुँचे, 17 साल हो गए। तो 17 साल से हम पहले 50,000 पहुँचे, फिर हम 75,000 पहुँचे, सेंसेक्स 3 गुना हुआ। रफली हर 10 साल में महंगाई डबल हो जाती है। 10-12 साल में 6-7% का महंगाई दर होता है, हर 10-12 साल में डबल हो जाता है। तो एनीवेज अगर सेंसेक्स महंगाई की दर से भी बढ़ता तो रफली यहीं कहीं होता। तो सेंसेक्स और महंगाई साथ साथ ही बढ़े। जो चीज भी आज से 17 साल पहले 25,000 की थी वो आज 75,000 की है। तो सेंसेक्स भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, 2-4%, इसलिए तो हम मार्केट को अच्छा बोलते हैं कि ये महंगाई को आउट परफॉर्म करता है। तो अगर सेंसेक्स ने 2-4% से महंगाई को आउट परफॉर्म किया भी है तो इट्स नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज व्हाट इट इज सपोज टू डू। 75,000 बस नंबर है, लेकिन द ट्रूथ इज जो जिसकी सैलरी 17 साल पहले 25,000 थी उसकी सैलरी आज 75,000 है। तो वो कभी भी ये नहीं बोलता मेरी सैलरी 3 गुना हो गई, ऑल टाइम हाई पे। हम सैलरी के बारे में ये नहीं बोलते ऑल टाइम हाई पे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि महंगाई बढ़ रही है। तो सेंसेक्स भी महंगाई के साथ चल रहा है, ऑल टाइम हाई वगैरह ये नंबर्स हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली। जो कुछ साल पहले चीज 25 की थी वो 75 की है। इससे मुझे सोना याद आ गया, गोल्ड। करेक्ट। गोल्ड पर एज एन इन्वेस्टमेंट, एज फ्यूचर, एज एसेट, व्हाट आर योर व्यूज? I absolutely love gold as an investment. I think it. Do you also recommend that? Oh yes, yes. I think in fact sovereign gold bond is one instrument जो हम शायद सबसे ज़्यादा recommend करते हैं, because पहले हम गोल्ड के बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं कि जैसा आपने मुझे पूछा भारत की ग्रोथ। भारत में पिछले 10 साल पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी रही है कुछ हद तक, लेकिन यू वॉन्ट दैट टू हैपन हमेशा, लेकिन यू कांट बी श्योर। देश खराब समय से भी गुजरता है, और जब देश खराब समय से गुजरता है तो स्टॉक मार्केट को बहुत नुकसान होता है। लेकिन बिकॉज गोल्ड इज अ ग्लोबल कमोडिटी जिसका प्राइस इंटरनेशनली डिसाइड होता है, तो अगर भगवान ना करे आपका देश खराब समय से गुजरे, गोल्ड पे इंपैक्ट नहीं होता है। तो गोल्ड सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कंट्री रिस्क, विच इज वाई इट्स अ गुड हेज अगेंस्ट
योर स्टॉक मार्केट। इसलिए गोल्ड में एक्सपोजर होना चाहिए, इट्स गुड डाइवर्सिफिकेशन। एंड विद सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फायदा ये होता है कि नो मेकिंग चार्जेस, नो टैक्सेस, बनाना पिघलाने का खर्चा नहीं, और 2.5% ब्याज भी, और पूरे टाइम रखो तो इनकम टैक्स फ्री भी। सो आई थिंक इट हैज द गुडनेस ऑफ स्टॉक मार्केट एंड सेफ्टी ऑफ गोल्ड और रिटर्न्स ऑफ स्टॉक मार्केट, तो आई लव इट। एंड कंज्यूमेबल आल्सो, अगर आप फिजिकल लो तो कंज्यूमेबल, बट अगर आप SGB लो तो यस, वेरी लिक्विड, Yeah. आप कभी भी उससे छुटकारा पा सकते हो। right? So you recommend it also? Yeah, I like it. Pranjal, in the end, newbies, Gen Zs, what they should do to make their money? You know, money concept, they're so fascinated with the word money. सबने सीख लिया that money can buy happiness. I think सबसे पहले तो as a youngster you have to focus on making money Yeah. and enhancing your But they want to mint money. अब मिंट तो सिर्फ सरकार ही करती है पैसा, मतलब बाकी सब- कहा जाता है ना मिंटिंग मनी. हाँ, बाकी सबको तो कमाना पड़ेगा Yeah. मेहनत से, पसीने से। सो द थिंग इज कि अगर यूथ ये सोचता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम फुल टाइम जॉब नहीं करेंगे, 9 to 7 जॉब नहीं करेंगे और हम वो छोड़ के ट्रेडिंग से कमाएंगे, तो होने वाला नहीं है इन द लॉन्ग रन। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि वी अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट इज फॉर यू टू इन्वेस्ट मनी व्हाट यू हैव सेव्ड, और वेल्थ आप बना पाते हो क्योंकि वो महंगाई से ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एक्टिव इनकम। और इन्वेस्टिंग का वो सोचता है जो कमाता है और बचाता है। क्रोनोलॉजी तो यही है, आप मैसअप कर दो तो अलग बात है, लेकिन क्रोनोलॉजी ये है, आप कमाओगे, बचाओगे और निवेश करोगे। तो जो कमा ही नहीं रहा है वो कमाने का सोचे, जो बचा ही नहीं रहा है वो बचाने का सोचे, जिसने ये दो चीज़ें सॉर्ट कर ली हैं वो निवेश करने का सोचे। हम सोचते हैं निवेश से ही कमाएंगे, निवेश से ही बचाएंगे, होने वाला नहीं है। तो निवेश का काम है कि बचा हुआ पैसे को ग्रोथ देना, पैसा कमाना नहीं। तो ये क्रोनोलॉजी सही रखना बहुत ज़रूरी है। क्रोनोलॉजी रखना, सही रखना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट वी हैव प्रांजल विद अस, एंड ये वीडियो, आप इनकी वीडियो देखिए, आपको वीडियो से बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। What to do, what not to do, and there's phenology as well. Thank you. It was a pleasure. Thank you so much, Pranjal, for being here, and thank you so much, viewers.